हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक में आपका स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगजीन 16 से लेकर के 31 जनवरी 2022 की आप लोगों के सामने है। मैगजीन के अगर आप ऊपर कवर पे देखें तो लिखा हुआ है वाटर इन्फ्लेशन के बारे में बेसिकली बताया हो। पूरा अफ्रीका जो है वो वाटर क्राइसिस में इस समय जूझा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है वगैरह वगैरह चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेड पॉइंट्स यहाँ पर काम के हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर प्रीलिम्स के काम की हो जाती हैं, उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो जैसे पहला आर्टिकल यहाँ पर आ जाता है, और पहला आर्टिकल बेसिकली डाउन टू अर्थ के एक राइटर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उसके बारे में है। ये आर्टिकल उस समय का है जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो थे वो पब्लिक मूवमेंट्स की बात किया करते थे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। आजकल ये चीज़ें कम ही नज़र आती हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर सेलेक्टेड काम के हो जाते हैं, लाइक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। आज तो बहुत ज़्यादा हो गया जब हमने ये रूल्स लागू करने शुरू किए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, उस समय पर ये चीज़ें शुरुआत ही दौर में थी, तो कंट्री के जो हाईएस्ट लीडर थे उस समय ही उन्होंने भाप लिया था कि भाई इन चीज़ों को अगर अभी सॉल्व नहीं किया गया तो बाद में प्रॉब्लम आने वाली है। लाइक अगर हम बात करें, नेशन के नए प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे जिनका नाम था KR नारायणन। इन्होंने अपने 15th एनिवर्सरी जब इंडिया की इंडिपेंडेंस की हुई थी, इन्होंने नेशन को एड्रेस किया और इन्होंने कहा कि सोशल मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फाइटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बताइए, 1997 में इन्होंने ये बात कही कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से लड़ने के लिए सोशल मूवमेंट की आवश्यकता है। इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट और पीपल के पार्टिसिपेशन को लेकर के बात की कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये किया जाए। इसी इंडिपेंडेंस डे की अगर हम बात करें तो रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर उस समय के इंद्र कुमार गुजराल जी, उन्होंने भी इस बात की है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने मेजर नेशनल ओकेजन को यूज़ किया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मुद्दे को उठाने के लिए। गुजराल जी ने ये बात कही कि ग्रोइंग पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड द लैक ऑफ कंसर्न एमंगेस्ट द रिच, द ग्रोइंग पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू अवेकन द पीपल टू लॉन्च एन एंटी पोल्यूशन कैंपेन। तो मेन चीज़ यहाँ पर है एंटी पोल्यूशन कैंपेन लॉन्च करने की बात की। इतने सारे मुद्दे उभर करके आ रहे थे, उन सभी से लड़ने के लिए इन्होंने इस चीज़ की बात की। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली पॉइंट किया कि भाई पोल्यूशन के कारण जो उसके अंजाम होंगे वो बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, और जितने भी बिगेस्ट पोल्यूटर हैं उनको भी यहाँ पर आपका हमें ख़त्म करना पड़ेगा। बोथ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों ने इस चीज़ की बात की। पीपल्स मूवमेंट की बात इन्होंने यहाँ पर की एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडीड नथिंग कुड बी मोर इम्पोर्टेंट, इन्होंने बताया कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ये वो समय था जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जी इन सब चीज़ों की बातें किया करते थे। ओके, पीपल्स मूवमेंट की बात यहाँ पर किया करते थे। फर्स्टली, देयर आर for too many polluters for the government to keep them under check. Moreover, unless there is a conscious public, there will be limited pressure on the government to do so. ओके, तो जनरली इस आर्टिकल में आपको यही जानना था। इन दो के नाम याद रखिएगा, और जब भी आपको लिखने के लिए आए कि किस तरीके से जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं वो कंट्री में आगे बढ़े इंडिपेंडेंस के बाद, तो जस्ट एक आइडिया आपके दिमाग में हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। डाइजेस्ट पेज आपको यहाँ पर मिलेगा, और इस पर एक आर्टिकल है जो कि मॉनिटर लिजार्ड के बारे में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको मिलेगा नैनीताल के अंदर, उत्तराखंड में। वहाँ पर ये सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है कि प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। इस प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर आप एक मॉनिटर लिजार्ड को देख सकते हैं जो कि यहाँ से अपना फूड यहाँ पर खोजने की कोशिश कर रही है। डिस्कार्डेड प्लास्टिक यहाँ पर मिल जाएगी। अदर एनवायरमेंटल हजार्डस वेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि टूरिस्ट के द्वारा यहाँ पर छोड़ा जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है वाइल्ड लाइफ के लिए, और तो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर की बात है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्लीनिंग कैंपेन भी चलाया था। उन्होंने रामगंगा रिवर जो कि जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से पार होती है उसको यहाँ पर क्लीन किया था, और 500 किलो जो वेस्ट है वो 5000 किलो, सॉरी, ठीक है, आप देखिए लगभग 5000 किलो जो वेस्ट है उसको यहाँ से रिमूव किया था, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसी चीज़ें थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिर से यहाँ पर आ रही हैं। तो क्या है कि जो टूरिज़्म है उस पर आपको थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी अगर ये सब आपको बचाना है। तो टूरिस्ट से कहिए आप फूड वगैरह की कोई भी जो ऐसी चीज़ है या फिर पैकेजिंग वगैरह है उसको आप अंदर नहीं ले जा सकते वगैरह वगैरह, कुछ तो रेगुलेशंस आपको इस तरीके के यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा है, आर न्यूक्लियर पावर नेचुरल गैस ग्रीन। देखिए, नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल ड्राइव गैस। ओके, जब पेड़ पौधे वनस्पतियाँ काफ़ी समय तक दबे हुए रह जाते हैं तब आपका नेचुरल गैस यहाँ पर बनती है। तो नेचुरल गैस इज़ नॉट ग्रीन। ओके, दूसरी बात है न्यूक्लियर पावर की। न्यूक्लियर पावर इज़ कंसीडर टू बी द रिन्यूएबल एनर्जी पावर, बट इसके अंदर जो मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है
उसके अंदर बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट बच जाता है, तो इसको भी हम ग्रीन नहीं कह सकते। ओके, रिन्यूएबल पावर जस्ट ट्रांजिशन में यूज़ कर सकते हो आप, कि जब आप बिल्कुल फॉसिल फ्यूल को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो तब आप न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हो। कुछ हद तक ये रिन्यूएबल का भी काम आपकी कर देती है, लेकिन जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया जाता है वो आपका बिल्कुल भी रिन्यूएबल नहीं होता। यूरेनियम वगैरह ना, वो सब रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं और उससे वेस्ट भी जनरेट होता है, जिसको रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। अच्छा जी, हुआ क्या है, पहले तो ये बात आपके काम की होनी चाहिए। बहुत सारी आपको मिल जाएगा। यूरोपियन यूनियन है, जैसे यूरोपियन यूनियन ने एक कंट्रोवर्शियल प्लान लेकर के आया है और इसने कहा है कि नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंसीडर किए जाएंगे और इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको ग्रीन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ये बात यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज़ ने कही है, जो कि इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है। ओके, लाइक फूड, हेल्थ, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये प्रपोजल यहाँ पर अनाउंस किया गया है कि नेचुरल गैस और जो न्यूक्लियर पावर वाली आपकी जो वहाँ से पावर जनरेट होगी उनको ग्रीन फ्यूल के रूप में यहाँ पर डाला है। कहा है कि इससे ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होंगी और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं वो मिटिगेट किए जा सकते हैं। अनाउंसमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स शुरू हो गई और इसके बाद बहुत सारे नेशंस हैं लाइक फ्रांस, उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया है आपने, और एक दूसरा कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल गलत काम किया है। ओके, तो ये डिबेट यहाँ पर शुरू हो गई। दोनों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लाइक अगर हम देखें, दे बिलीव एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन न्यूक्लियर एनर्जी वुड ड्रास्टिकली इंक्रीज द रीजन्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो यही तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी से रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है। बड़ी प्रॉब्लम यह है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, डेनमार्क जैसी कंट्रीज़ को इस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अगर न्यूक्लियर पावर को कमर्शलाइज्ड और ज़्यादा किया गया तो। ओके, ग्रीन एनर्जी के नाम पर तो ये चीज़ आपको मिलेगी। ऊपर से नेचुरल गैस मैंने आपको बता दिया कि ये तो आपकी फॉसिल फ्यूल ड्राइव्ड गैस है और ये बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होती, लेकिन इसको ग्रीन का तमगा यहाँ पर जो पहनाया गया है इससे दिक्कतें होने वाली हैं। बाकी जो फ्रांस वगैरह हैं वो खुश इसलिए क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ेगा और आप देख सकते हो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर आप मार्केट यहाँ पर क्रिएट होगा। और इसके अलावा साउथ कोरिया जैसी भी एक कंट्री है, इन्होंने लिक्विफाइड नेचुरल गैस को ग्रीन फ्यूल के रूप में यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया है। इस पर भी कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो गई, बहुत सारे क्रिटिसाइज इनको यहाँ पर किया गया और कहा गया कि ये तो एक फॉसिल फ्यूल इसेंस है, आप इसको इस तरीके से ग्रीन लिस्ट में क्यों यहाँ पर डाल रहे हैं। तो कोरिया की सरकार ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया कि एलएनजी शुड ओनली बी सीन एज अ ट्रांजिशन फ्यूल टूवर्ड्स अदर क्लीन एनर्जी सोर्सेज। इनका कहना है कि हम कम से कम फॉसिल फ्यूल को तो ख़त्म कर रहे हैं, हम एलएनजी को लेकर के आए हैं और एलएनजी से धीरे धीरे हम जो है रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएंगे। तो ये ट्रांजिशन फेज़ के दौरान यहाँ पर यूज़ की जा रही है, ऐसा है कि हम इसको बाद में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सब मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद आगे बात करें तो यूजुअली कोल्ड विंटर्स अक्रॉस जियोग्राफीज़, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। इंडिया नहीं, पूरी कंट्री में ही जो तापमान है वो कम होता चला जा रहा है। जिन कंट्रीज़ का तापमान पहले से ही ठंडा रहता है उनका तापमान भी और ज़्यादा ठंडा देखने को मिल रहा है। लाइक कनाडा के अंदर भी आप बात कर सकते हैं और कोल्ड विंड्स वहाँ पर चल रही हैं और आप देख सकते हो माइनस के 55 डिग्री तक तापमान यहाँ पर है। नॉर्दर्न चाइना की भी बात करें तो वहाँ पर भी माइनस के 46.9 डिग्री तक तापमान देखने के लिए मिल रहा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी कोल्ड वेव्स भारी मात्रा में चल रही हैं, डेंस फॉग भी आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये सब जो है इसका कारण बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ लानीना। लानीना की आपको पता है, लानीना इज एसोसिएटेड विद कोल्ड कंडीशंस एंड अल नीनो इज एसोसिएटेड विद द वार्मर फेज। ओके, तो लानीना की जो कोल्डन कंडीशंस हैं उसके कारण हो रहा है। लानीना आपकी लगातार यहाँ पर 2 साल हो गए हैं लानीना को आते हुए और इसकी वजह से जो कोल्ड विंटर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, तो ये चीज़ मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि कूलर फेज ऑफ अल नीनो सदर्न ओसिलेशन क्लाइमेट पैटर्न इन्फ्लुएंस द बिलोइंग ऑफ ड्राई कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो कि आपके हिमालयन रीजन की तरफ से देखने के लिए मिलती हैं। तो ये क्या होता है आपका सदर्न ओसिलेशन, अल नीनो सदर्न ओसिलेशन। ठीक है, ये पूरा पार्ट बन जाता है, ये पैसिफिक वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके, जस्ट आपको ये सब क्लियर होना चाहिए और क्या इम्पैक्ट होते हैं इनको यहाँ पर पढ़ के ख़त्म करते हैं क्योंकि यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, तो वैसे इतना याद रखो कि अल नीनो वार्म फेज से रिलेटेड होता है और जो ला नीना है वो आपका कोल्ड फेज से है। तो 2 साल से पिछले ला नीना जैसी कंडीशंस बनी हुई है जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इसके बाद मोस्ट हेल्दी फूड्स आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ये स्टडी हुई और स्टडी करके पता चला कि जो हम जितना ज़्यादा हेल्दी फूड यहाँ पर खाएंगे उतना ही एनवायरनमेंट को फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। तो आर्टिकल के अंदर यहाँ पर साफ साफ की ये बात कही गई है कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी अपने आप में ग्रीन हाउस गैस का एक बहुत बड़ा इमिशन स्रोत है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर तो हमें यहाँ पर फोकस करना ही। देखिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम द फूड सिस्टम
कट बी मोर देन हाफ ए प्लेनेट ऑफ वेजिटेरियन शुड ट्रिम फूड इमिशन बाई 44%। देखिए यहाँ पर जो बात की गई है वो इस चीज़ की बात की गई है कि आपको वीगन होना पड़ेगा। यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं, अगर आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो आप हेल्दी फूड खाइए, और हेल्दी फूड के अंदर आपको वीगन के बारे में बताया गया है। अगर आप मीट वगैरह, यहाँ पर मीट, बीफ, श्रिम्स वगैरह, ज़्यादा पोर्क हैं जैसे कि, ये सब चीज़ें करते हो तो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो भी यहाँ पर आती हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके अलावा आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें भी हार्म देखने के लिए मिलता है। तो ये आर्टिकल इस बात को दिखाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीगन यहाँ पर होना चाहिए। और यू कैन सी हियर कि ग्रीन हाउस ग्रोन वेजिटेबल्स एंड टर्न टू फील्ड फ्रूट वेजिटेबल्स खाइए, लेग्यूम्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाइए, लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सी फूड आप कंज्यूम कर सकते हो, नट्स आपको मिल जाएंगी। इट वुड हेल्प इंप्रूव द ग्रीन जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो इन चीज़ों से आपकी जो एनवायरनमेंट है उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। लाइक लेग्यूम्स आप ज़्यादा से ज़्यादा उगाओगे तो वातावरण से जो नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि एक पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है वो कम की जा सकती है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स उगेंगी, आपके जो ट्रीज़ यहाँ पर उगने शुरू होंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होगा। ये सब चीज़ों का अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो इस आर्टिकल को आपको इतना समझना था। तो अगले आर्टिकल पर अगर हम देखें तो क्वेरी आ जाती है, और यहाँ पर बताया गया है आपको डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में। ये ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका में है, बहुत बड़ा आइस का मास है, टुकड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा है, और इसका नाम दिया गया है डूम्सडे ग्लेशियर या फिर थ्वाइट्स। ओके, ये ऐसा ग्लेशियर का बड़ा सा आपका मास है, अगर ये पिघला तो पूरी दुनिया में तबाही आनी है। एक लगभग ब्रिटेन के साइज़ का ये आपका मास है, और इसके अंदर इतना वाटर है कि पूरा जो ग्लोबल सी लेवल है उसको 0.65 मीटर तक यहाँ पर उठा सके। ओके, तो आप समझिए कि ग्लोबल सी लेवल को इतना उठा सकता है, इतना मास इसके अंदर में आपका यहाँ पर है। तो इसीलिए इसको यूके के कई साइंटिस्ट हैं, यूएस के कई साइंटिस्ट हैं, इसको इम्पोर्टेंट मास डिक्लेयर करा है, जिसकी वजह से इसको मॉनिटर भी यहाँ पर किया जा रहा है। लिखा हुआ है इज़ द ग्लेशियर एट रिस्क ऑफ मेल्टिंग। तो ग्लेशियर बिल्कुल क्यों नहीं है भाई, थाइट ग्लेशियर्स को छोड़िए, आप दुनिया के जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो ऑलरेडी मेल्टिंग हो रहे हैं, सेवरल ईयर्स से आपको देखने के लिए मिलेगा। और साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि 4% ग्लोबल सी लेवल राइज जो है वो इन्हीं की वजह से होगा। राइट, तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिकली आप याद रखिए कि ये अंटार्कटिका में आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। राइट, और दिसंबर में ये बात यहाँ पर पता लगी, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, की लार्ज क्रैक्स इन ए पार्ट ऑफ ग्लेशियर ड्यू टू द वार्मिंग ओशन अंडरनीथ इट। और इसमें क्रैक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी वजह से अगले 5 सालों में कोलैप्स भी हो सकता है। ओके, दिस कुड इमीडिएटली रेज ग्लोबल सी लेवल, इससे ग्लोबल सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, सेवरल मीटर से आपका देखने के लिए मिलेगा। और साइंटिस्ट ने ये बात बताई, मैंने बता दिया कितनी मीटर से यहाँ पर हो जाएगा। वोट इम्पैक्ट, इसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर होगा, तो मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कोस्टल हैबिटेट्स आपके नुकसान में जा सकते हैं, और अंडर वाटर जो इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर खतरे में आ जाएगा। ओके, तो ये जो डूम्सडे ग्लेशियर है ये इवेंचुअली जो वेस्ट अंटार्कटिका आइस शील्ड है, एंटायर आइस शीट उसका कोलैप्स को दिखाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी, जस्ट पॉइंट है प्रीलिम्स का, याद रखिएगा। उसके बाद ट्रैकर आ जाता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दुनिया भर के 2021 में दुनिया भर के 10 मोस्ट, याद रखना, फाइनेंशियली डिवास्टेटिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनकी वजह से फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है 65 बिलियन US डॉलर का। आपको पता चलेगा कि एक हरिकेन आया था जिसका नाम है हरिकेन ईडा, और ये यूएस में आया था, जिसकी वजह से 65 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। किसी भी और वेदर इवेंट के कारण इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा आप देखें तो यूरोपियन फ्लड्स के कारण भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कि टेक्सास विंटर स्टॉर्म्स के कारण 23 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। बात यह नहीं कि कितना किसके द्वारा नुकसान हुआ है, टोटल अगर आप देखें तो लगभग 170 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर इस नुकसान को यहाँ पर बचाना है तो क्लाइमेट स्मार्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी। फिर छोटी छोटी न्यूज़ हैं, चाइना ने नया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पर क्रिएट हुई है, और 5 जनवरी को इसके लीडर्स ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कर दी है। चाइना नहीं, सॉरी, चिली है यहाँ पर। ठीक है, तो चिली ने है, चाइना ने अभी हाल ही में बनाया। ठीक है, चाइना ने दिसंबर में ये काम यहाँ पर शुरू किया, और 1970 से उनका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, उसको यहाँ पर बदला है। ये चिली ने फिलहाल यहाँ पर ये काम किया। ठीक है, और 155 मेंबर्स की असेंबली है। स्पेशल फोकस देखिए किस चीज़ पर किया गया है, स्पेशल फोकस क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसीज पर यहाँ पर किया गया है। इनके पूरे के पूरे नए कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की झलक दिखती है कि वो क्लाइमेट के लिए कुछ करेंगे, इकोलॉजिकल इमरजेंसी के लिए कुछ करेंगे, साथ ही साथ जो लिथियम माइनिंग का इशू यहाँ पर है उसके लिए भी कुछ करेंगे। ओके, लिथियम आपको चिली में मिल जाएगी, लिथियम ट्रायंगल का कंट्री आपको मिल जाएगा। ओके,
और आपको मिलेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और बेसिकली फोकस जो है वो क्लाइमेट और इकोलॉजिकल इमरजेंसीज पर है। दूसरा चाइना आपको मिलेगा। चाइना ने यहाँ पर अपना एक नया फूड इंपोर्ट बिल लागू किया है जनवरी 1 से। इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब कोई भी फॉरेन कंपनी किसी भी तरीके की वाइन, चॉकलेट या कॉफ़ी कंट्री के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकती। ओके, अंडर द न्यू लॉ आपको मिलेगा कि कंपनीज एक्सपोर्टिंग ऑल फूड एंड ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स विल हैव टू रजिस्टर्ड विद चाइनाज कस्टम अथॉरिटी। अब जो भी आपकी कंपनी बाहर से आपको सामान भेज रही है उसको चाइना की अथॉरिटी में, कस्टम अथॉरिटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। और एज अगेंस्ट ओनली दोस्त, पहले क्या होता था कि सिर्फ ऐसी जो गुड्स हैं जिनमें पोटेंशियल रिस्क है लाइक सी फूड वगैरह, उनको आपका रजिस्टर करना पड़ता था। बट अभी आपको वाइन, चॉकलेट और कॉफ़ी भी अगर आप सेंड कर रहे हो चाइना के अंदर, तब आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। चाइना ने पहले भी ऐसा किया है, राइस और मेज की होर्डिंग कर ली थी जिससे पूरे ग्लोबल लेवल पर इनके प्राइस बढ़ गए थे। तो ये है आपका चाइना। इसके बाद इसराइल आ जाता है। इसराइल ने 5,000 वाइल्ड क्रेन्स को मार दिया। और ये सब जो है वो आपका एवियन फ्लू के कारण यहाँ पर ये चीज़ें न्यूज़ के अंदर आती हैं। और एवियन इन्फ्लुएंजा यहाँ पर फैल गया था इसराइल के अंदर, तो उन्हें ये आपका लेना पड़ा। किसी भी तरीके का ह्यूमन ट्रांसमिशन रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये आपको समझ में आएगा कि वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिजास्टर इसको कहा गया है हिस्ट्री का, इसराइल के अंदर। अगली न्यूज़ आती है आपको फ्रेंच टेलीकम्युनिकेशन की। और इन्होंने जितनी भी मतलब फ्रेंच कम्युनिकेशन और कंपनीज़ हैं, उन्हें अब यूज़र्स की डिटेल पब्लिश करनी पड़ेगी कि उन्होंने इंडिविजुअल डाटा यूजेस के दौरान कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया। आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है। पूरे महीने में आपने कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया, ये बात आपकी जो टेलीकॉम कंपनी है जो कि आपको डाटा प्रोवाइड कराती है, उसके द्वारा आपको बताया जाएगा। फ्रेंच के अंदर ये काम किया गया है। कंपनी सदमे में है कि ये सब हम कैसे करेंगे, और इससे हमारी जो डाटा सेल्स हैं वो भी यहाँ पर अफेक्ट होंगी। और ये सब थोड़ा सा लिटिगेशन वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो सरकार ने तो इसलिए किया है कि मल्टीपल सेक्टर में जो वेस्ट वगैरह जनरेट हो रहे हैं उनको भी रोका जाए, क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन और एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक मिले, ताकि वो इन चीज़ों के प्रति थोड़े से जागरूक हों और कम से कम चीज़ों को यूज़ करना शुरू करें। इंडिया में भी 4 नई खबरें निकल करके आई, लाइक 126 टाइगर्स यहाँ पर मरे हैं 2021 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह लॉन्च करने के बावजूद भी आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारे नेचुरल कॉजेज़ भी आपको बताए गए हैं, लगभग सभी के लिए नेचुरल कॉजेज बताए गए हैं। बट ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी एक बड़ा मुद्दा उभर करके आया है। 126 तो टाइगर्स मरे हैं, लेकिन इसी दौरान में 226 पीपल्स भी मरे हैं। और 2014 से लेकर के 2019 के बीच की बात है, टाइगर्स के अटैक के कारण। ओके, तो पिछले 5 सालों में 226 लोग यहाँ पर मरे हैं, और अकेले 2021 में 126 टाइगर्स यहाँ पर मरे। डाटा याद नहीं रखना, बट याद रखना है कि हाँ, ये सब पॉइंट्स भी यहाँ पर निकल करके आते हैं। 1 डज़न फिशर्स तमिलनाडु के कुछ फिशर्स हैं, और अपना टेरिटोरियल वाटर छोड़ करके श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में फिशिंग करने के लिए चले गए, और वो पकड़े गए और उनको डिटेन कर दिया गया श्रीलंका मैरीटाइम अथॉरिटी के द्वारा। अरेस्ट जो है, ऐसे केसेस चलते रहते हैं। लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट है इंडिया श्रीलंका के बीच फिशर फॉक्स को लेकर के। सरकार इन पर अलग तरीके की पॉलिसियाँ लेकर के काम करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से पाक स्टेट में जो फिशिंग है उसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद एक पिटीशन यहाँ पर फाइल की गई, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, इन सब के बाद ये रूल्स यहाँ पर नोटिफाई किए गए, प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ एनिमल्स इन सर्कस। तो इस चीज़ को लेकर के बात यहाँ पर चल रही है कि सर्कस के अंदर बेसिकली मुद्दा एनिमल क्रूएलिटी का है, और 100 से ज़्यादा वेटेरियंस ने इस चीज़ को यहाँ पर फाइल किया है। अभी हमारे पास देखें, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 मौजूद है, और हैज़ ऑल्सो प्रीवियसली एडवाइज द सेंटर टू प्रोहिबिट यूज़ इन सर्कल। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी इस बात को लेकर के पिटीशन फाइल की थी। और ये सब केस चलते रहते हैं, मतलब जब बड़ा जजमेंट आएगा तभी देखेंगे। अभी ये सब पिटीशंस फाइल यहाँ पर चल रही हैं। उसके बाद 6 लोग मर गए, 23 हॉस्पिटलाइजेशन हुए। आपको मिलेगा कि गुजरात के अंदर जो टेक्सटाइल मिल है वहाँ पर टॉक्सिक गैस स्प्रेड यहाँ पर हो गई। इससे पहले हॉस्पिटल्स में ऐसे केसेस देखने के लिए मिले हैं। कंडीशंस क्रिटिकल हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, बट आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ऐसा हुआ कैसे। तो मील के आसपास आपको मिलेगा कि इलीगल डंपिंग ऑफ हजार्डस केमिकल्स देखने के लिए मिल रही थी, जहाँ से हजार्डस जो गैस है वो रिलीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली। हार्मफुल गैसेज वहाँ से रिलीज़ हो रही थी। उसके बाद 3 बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। इसके अंदर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसका एडॉप्शन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। डीक्रिमिनलाइज सर्टेन प्रैक्टिसेस द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके, उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए।
ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करना, प्रैक्टिसेस को यूज़ करना, उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए, उससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको याद करना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया तो कुछ तो लिखने के लिए होना चाहिए। तो ऐसे ही 3 पॉइंट बना करके लिख देना, टू फैसिलिटेट रिसर्च, टू एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और ये बात खत्म हो गई। दूसरा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए रूल्स नोटिफाई किए हैं, और ये रूल्स हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स, 5th अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट। इस पर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला खास, ठीक है, बट आप समझो कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा ड्रग्स 6th अमेंडमेंट रूल्स 2021 भी यहाँ पर लागू हैं। ये अमेंड करेंगे ड्रग्स रूल्स 1945 को, और इन अमेंडमेंट्स के जरिए जो सर्टेन स्पेसिफिकेशंस हैं रिगार्डिंग डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ ड्रग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो सर्टिफिकेट माफिया वगैरह हैं उन पर यहाँ पर काबू करने की बात चल रही है। इसके आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा एंड ओमिक्रॉन जैसे जो वायरसेस आ रहे हैं, ये हमें वायरस वेरिएंट की इमरजेंसी के बारे में बताते हैं कि वी हैव क्रिएटेड द परफेक्ट कंडीशंस, हमने ऐसी परफेक्ट ग्राउंड क्रिएट किया है जिसके ऊपर आपके किसी भी तरीके के वायरस यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि वही ह्यूमन इमिशन वगैरह की बात यहाँ पर चल रही है। और अनसस्टेनेबल तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ भी इसके अंदर में आ जाता है। अगला आर्टिकल, अगले आर्टिकल में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, और आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है ऑन थिन आइस रिड्यूस्ड स्नोफॉल, तो जो बर्फ़बारी है वो कम हो रही है, इसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे जो हिमालयन कोल्ड डेजर्ट्स है उनके जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, स्पेशली इन स्पीति वैली रीजन, उनकी लाइफ्स खतरे में है, ठीक है। तो ये आर्टिकल को यहाँ पर बेसिकली बताया गया है। तो बात हो रही है एक टाउन की जिसका नाम है काजा, और ये लगभग आप देखो कि स्पीति वैली से भी आपको मिलेगा कि स्पीति वैली का लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर है, सी लेवल से 3650 मीटर एबव है, ओके। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी कि इस काजा को गेटवे टू हिमालयन कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर कहा जाता है। हिमालयन कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति रीजन से लेकर के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख इन द नॉर्थ, ये सारा का सारा रीजन जो है वो आपका इस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, ओके। तो काजा वहाँ पर एक बेसिकली टाउन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, ओके। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। वार्म विंटर्स यहाँ पर पड़ रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज का ये इम्पैक्ट है हिमालयन एरियाज़ के अंदर, वार्म विंटर्स मिलेंगी, और अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और जिसके बाद से ये बिगर प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनती चली जा रही है। इसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन है वो भी यहाँ पर चेंज हो रही है, एंटायर कोल्ड डेजर्ट रीजन के अंदर प्रेसिपिटेशन चेंज हो रही है। इवन 15 ईयर्स एगो नवंबर वुड ब्रिंग द सीजन्स फर्स्ट स्नोफॉल इन द वैली, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये इमेज में देखो और बात आर्टिकल को ख़त्म करो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं, कुछ नहीं। द एनुअल रेनफॉल इन द टू कोल्ड डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, एक अगर हम ले लाहौल स्पीति और दूसरी अगर हम ले किन्नौर, इन दोनों के अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल है, वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो रेनफॉल यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। आप देख सकते हो कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसी जहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर रेनफॉल के पैटर्न अलग अलग दिखेंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू, शिमला और ये ऊना, ओके। यहाँ पर आपको मिलेगा कि इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रही है, लेकिन ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर रेड या अब आपका रेड कलर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेंगी। इसका कारण है चेंजिंग प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है पूरी की पूरी फार्मिंग, और इसके कुछ इम्पैक्ट आपको मिलेंगे, पूरी फार्मिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, विच इज़ ऑलरेडी डिफिकल्ट इन द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ स्पीति। स्पीति वैली रीजन में पहले से ही ये सब कंडीशंस भारी हो जाती हैं, उसके अलावा आज भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। इन कोल्ड डेजर्ट्स टेम्परेचर आर राइजिंग, टेम्परेचर्स राइज होंगे, ओके। और कोल्ड डेजर्ट है, टेम्परेचर राइज ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखने के लिए मिल रहे हैं। द वार्मर टेम्परेचर है लिंगर्स ऑन द मच लॉन्गर आफ्टर द समर सीजन इज ओवर, प्रेसिपिटेशन भी डिक्लाइन यहाँ पर हो रही है। तो ओवरऑल रेनफॉल की अगर हम बात करें लाहौल स्पीति रीजन के अंदर, तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर गिर रही है। 3 डिकेट से हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी यहाँ पर बात हुई है, ओके। और एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज मीन्स मोर देन 95% वेदर मॉनिटर स्टेशंस, वो आपके जो डाउनवर्ड रेनफॉल ट्रेंड को दिखा रहे हैं। अगर 95% तक ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम इस चीज़ को बता रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि ये आपकी डाउनवर्ड जा रही है सिग्निफिकेंटली, ओके। ये देख सकते हैं टेम्परेचर एनोमली आपको दिखाई गई है कि लद्दाख रीजन के अंदर टेम्परेचर कितनी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो
बहुत पिछले मतलब एक आप समझो कि शताब्दी का, सेंचुरी का डाटा यहाँ पर दिया गया है। 1900 से लेकर के 2012 तक का डाटा है और इस तरीके से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। प्रेसिपिटेशन में भी एनोमलीज देखने के लिए मिल रही हैं और ओवरऑल अगर आप देखें ये वाली लाइन, तो यहाँ से आपका ये चीज़ें गिरनी शुरू हो गई, प्रेसिपिटेशन लगातार कम होती चली जा रही है। ओके, उसके अलावा हिमाचल के अंदर अगर आप देखें तो इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर एग्रीकल्चर पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसा कि अभी आपको बताया। उसके अलावा ग्लेशियर्स पर भी पड़ेगा। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पेनीलुंगपा ग्लेशियर, और जास्कर वैली लद्दाख के अंदर पड़ेगा, और ये आपका 36% श्रंक हो चुका है, यानी 36% सिकुड़ गया है आपका 1962 से लेकर के 2012 के बीच। ओके, ये सब वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने स्टडी की। नोट इंपॉर्टेंट, याद नहीं रखना, वैसे यही याद रखो कि ये देहरादून के अंदर में है। ओके, और द स्टडी फाउंड डेट इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स जो कि बढ़ रहे हैं और लो विंटर प्रेसिपिटेशन जो कि कम हो रही है वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर। और ये दोनों के दोनों रीजंस आपको याद रखने हैं। और हिमालय में ग्लेशियर्स क्यों पिघलते हैं उसका भी रीज़न आपको पता चल जाएगा, उसके इम्पैक्ट भी आपको पता चल गई कि और ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ये आपका एम्पलीफाइड जो सिनेरियो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी कि और ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी और ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ठीक है, तो ये सब साइकिल इस तरीके से क्रिएट होगी। उसके अलावा हिमालयन कोस्ट 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सिनो कवर लास्ट ईयर। ओके, तो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का सिनो कवर लॉस्ट हुआ है। सिनो कवर लॉस होना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे जो अल्बीडो है पृथ्वी का वो चेंज हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो छोड़ो, डायरेक्ट बर्फ़ यहाँ पर पिघलने लगती है। और ऐसा ही सिनेरियो आर्कटिक एरिया में भी मिलता है, जिसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और जो आपका हिमालय रीजन है उसको भी यहाँ पर आपका थर्ड पोल तो कहा ही जाता है। ठीक है, तो हिमाचल की बात यहाँ पर हो रही है फिलहाल, हम उसको ध्यान में रखते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड अनरेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट, दो चीज़ें और मिली आपको यहाँ पर। क्लाइमेट चेंज ऑन अनरेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर हो रही हैं, इसकी वजह से सिनो कवर लॉस देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अब कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना सब नहीं जानना, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो 5 मेजर रिवर बेसिन स्टेट से यहाँ पर गुजरते हैं, जो कि सिंध और उससे रिलेटेड नदियाँ यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि इट रिवील्स ए डिक्रीजिंग ट्रेंड इन ऑल द 5 मेजर रिवर बेसिन इन द स्टेट। तो रिवर्स के जो बेसिन्स हैं उनमें जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर कम होते चले जा रहे हैं। ये बात आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे आप बात करें कि द आइस कवर्ड एरिया ऑफ चेनाब बेसिन। ओके, तो चेनाब बेसिन में जितना भी आइस कवर्ड एरिया था वो पहले 7000 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन अब सुकड़ करके अगर हम यहाँ पर देखें तो 6515 रह गया। मैं कह रहा हूँ आपसे कितना ज़्यादा मत यहाँ पर फोकस करो, ठीक है। बट फिर कुछ लोगों को लगेगा कि ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ रह गई। ओके, ऐसा ही ब्यास बेसिन में यहाँ पर हो रहा है और ऐसा ही सतलज में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, द सिनो कवर्ड एरिया रिड्यूस्ड फ्रॉम 23,000 स्क्वायर किलोमीटर टू द 19,000 किलोमीटर। ओके, तो जस्ट ये समझो कि ये क्या इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। रिवर बेसिन भी यहाँ पर आपके श्रिंक हो जाएंगे, तो एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चर के अलावा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो फार्मिंग है, फार्मिंग वाला तो इम्पैक्ट यहाँ पर हो ही गया। ओके, इसके अलावा आप देखो कि ये भी आपको एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी कि रिवर बेसिन जो हैं वो भी यहाँ पर श्रिंक होते चले जा रहे हैं और ग्लेशियर्स भी यहाँ पर पिघल रहे हैं। ओके, ये चीज़ आपको मिलेगी। तो अगर हम बात करें बेसिन एरिया की, तो सतलज रिवर जो है उसका बेसिन यहाँ पर लगभग स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का 45% यहाँ पर बैठता है। ओके, और सतलज का जो बेसिन है उसका कैचमेंट एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए वहाँ पर जो भी कुछ चेंजेस होते हैं वो सिग्निफिकेंट देखने के लिए मिलते हैं। ओके, लाइक अभी देखें मैनी फैक्टर्स एक साथ यहाँ पर हैं जो कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। लाइक ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, ऊपर से आप देखोगे कि लोकल कंडीशंस भी यहाँ पर कुछ कम रोल प्ले नहीं कर रही हैं। ओके, इसके इम्पैक्ट को यहाँ पर लगातार बढ़ा रही हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एक बहुत बड़ा कोज है, जिसकी वजह से ये सतलज रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। ओके, और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स की प्रैक्टिसेस है ये तो चली रही हैं काफ़ी दिनों से, और पोस्ट इंडिपेंडेंस से ये सब चीज़ें चल रही हैं, लगातार न्यूज़ में भी रहता है। फिर डेब्रिस जो कि विलेजेस से आता है वो भी डैम के साइड में ही जो है वो कलेक्ट हो जाता है। ओके, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर कि अगर जो स्टैग्नेंट वाटर यहाँ पर हुआ आपका जो डैम के कारण इकट्ठा हुआ, अब वो सन से आपका हीट को एब्जॉर्ब करके मिस्ट क्रिएट कर लेता है। उसके अलावा आप देखो कि मीथेन गैस को यहाँ पर जनरेट करता है। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें हैं। फिर फॉग भी प्रिवेलेंट है यहाँ पर। ओके,
और एरिया को ये और ज़्यादा वार्म यहाँ पर कर देता है। ये सब सिचुएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो लोकल क्रॉप पैटर्न है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होता है। तो ये एक तरीके से इम्पैक्ट हैं जो कि यहाँ पर पड़ते हैं। ऑलराइट, ये चीज़ मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइजिंग मरकरी इज मेकिंग नेपाल ग्लेशियर वल्नरेबल। तो राइजिंग मरकरी का मतलब है टेम्परेचर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है और उस पर जो है वो नेपाल के ग्लेशियर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वल्नरेबल होते जा रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, द ग्लेशियर्स इन नेपाल किस तरीके से पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स से अलग हैं, ये बात आपको बतानी है। तो नेपाल के जो ग्लेशियर्स हैं उनको समर एक्यूमुलेशन टाइप ग्लेशियर्स कहा जाता है, क्योंकि समर में ये लगभग अपनी 80% तक प्रेसिपिटेशन को हासिल करते हैं। ओके, बाकी के ग्लेशियर्स जो हैं वो विंटर एक्यूमुलेशन टाइप ग्लेशियर्स होते हैं, नेपाल के ग्लेशियर्स समर एक्यूमुलेशन टाइप ग्लेशियर्स होते हैं। ओके, एक चीज़ तो आपको ये मिल गई। दूसरी चीज़ ये है कि नेपाल के ग्लेशियर्स के अंदर एक चीज़ मिलती है, इसके अंदर आपको लेयर्स ऑफ डेब्रिस मिल जाएंगे, लाइक सोइल, सैंड, रॉक, पीबल्स और बिग बिल्डर्स जैसी जो है वो थिकनेस यहाँ पर मिल जाएगी। थिक मोटी मोटी जो परतें हैं इन चीज़ों की वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनके ऊपर बर्फ़ यहाँ पर जमी हुई होती है। ओके, इफ़ द थिकनेस ऑफ डेब्रिस इज मोर देन 1 मीटर, अगर ये थिकनेस 1 मीटर से ज़्यादा है तो स्नो कम से कम मेल्ट होगी। अगर ये आप देखो कि ये पतली है परत, मतलब आप समझो कि बर्फ़ को ढक नहीं पा रही। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेल्टिंग ज़्यादा होगी, बर्फ़ एक्सपोज हो जाएगी। ओके, ये चीज़ समझ में आएगी। द डेब्रिस मोर हीट को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि वो ब्लैक और ब्राउन होता है, और ब्लैक और ब्राउन का जो अल्बिडो है वो कम होता है, यानी रिफ्लेक्शन पावर जो है वो कम होती है। तो इससे क्या है कि एनर्जी बजट यहाँ पर बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है, जिससे कि ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं अगर डेब्रिस की परत जो है वो पतली हुई तो। ओके, तो ये आपको यूनिक करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे जो कि हिमालयन ग्लेशियर्स के होते हैं इन द नेपाल। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है जी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पर है। और लिखा हुआ है कि अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सेटिंग ऑफ ब्लैक कार्बन ऑन द ग्लेशियर्स। तो ब्लैक कार्बन का इम्पैक्ट आपको पता चलेगा कि ब्लैक कार्बन आपका यहाँ पर देखिए, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली फॉसिल फ्यूल को बर्न करने पर जनरेट होते हैं, वो आपके सतह के ऊपर यहाँ पर बैठ जाते हैं और उसको ब्लैक कार्बन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इससे क्या है कि रेट ऑफ मेल्टिंग इंक्रीज हो जाता है, और इससे आपके नेपाल के ग्लेशियर क्या इम्पैक्टेड हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यस, नेपाल के ग्लेशियर भी इम्पैक्टेड हैं लेकिन रिलेटिवली लेस। ओके, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि ब्लैक कार्बन का डिपोजिशन नेपाल के ग्लेशियर्स पर कम इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट तिब्बतियन और इंडियन ग्लेशियर्स पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, और what we can also say is that not just the black carbon on the surface of glaciers but atmospheric black carbon also increase air temperature at higher altitude। तो ये तो आपका टेम्परेचर को बढ़ाएगा ही, कार्बन से एसोसिएटेड यहाँ पर ये आपको बेसिकली एलिमेंट मिल जाएगा ब्लैक कार्बन। ओके, और इसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है। ओके, ये मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट इज़ ब्लैक कार्बन, शॉर्ट टर्म पॉल्यूटेंट किनको कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अभी इसको दोबारा से डिस्कस नहीं कर सकते। उसके अलावा वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि टेम्परेचर को यहाँ पर वार्म कर देती है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, व्हाट आर द चैलेंजेस इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स के मैनेजमेंट मॉनिटरिंग के लिए किस तरीके की चुनौतियाँ यहाँ पर पड़ती हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट चैलेंज ये है कि ग्लेशियर लेक्स बहुत ही ऊंचाई पर यहाँ पर होती हैं, लगभग 4500 मीटर एबव आपको दिख जाएगी सो रोल्पा नाम की। ठीक है, उसके बाद इम्जा नाम की मिल जाएगी 5000 मीटर सी लेवल से ऊपर। ओके, तो ये ऐसी कुछ लेक्स हैं जो कि बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं। हाई एल्टीट्यूड पर सारी की सारी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, पहला पॉइंट तो ये है, तो ये आपकी मॉनिटरिंग यहाँ डिफिकल्ट हो गई। वी कैन नॉट वर्क इन द हार्श टेरान थ्रू आउट द ईयर। दूसरी चीज़, जो ह्यूमन आप वहाँ पर स्टे करोगे, ओके, स्टेइंग दीज ड्यूरिंग विंटर्स इज नॉट पॉसिबल व्हेन स्नो कवर इन द मोरेन एरिया। तो वहाँ पर ह्यूमंस का सेटलमेंट भी ईजी नहीं हो पाता, जो कि मॉनिटरिंग वगैरह, तो इक्विपमेंट वाली बात यहाँ पर होगी और लिविंग बींग्स की बात यहाँ पर होगी, दोनों के साथ प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगी। वी नीड अर्ली वार्निंग सिस्टम सच एज द इंस्टॉलिंग वाटर लेवल सेंसर्स, कि कौन सी रिवर में कितना वाटर लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। फील्ड फिल्म्स चाहिए, कैमरास चाहिए। ओके, जिससे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को भी रोका जाए, जो कि एक मेजर कोज बन रहे हैं हिमालयन रीजन के अंदर फ्लड्स का। ओके, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल, और इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली आपको सिर्फ एक दो पॉइंट यहाँ पर जानना है।
ट्राइबल्स थे, आंध्र प्रदेश की स्टोरी है। पहली बात तो आप ये समझें, ट्राइबल विलेजेस थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली थी और यहाँ पर आप देखो 1993 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी जो फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पर मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। ये वाला जो ऑर्डर दिया गया था ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये मैं आपको स्टोरी को क्लियर कर रहा हूँ, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना। ऐसी स्टोरी और भी चल रही है, लाइक जिंदल स्टील प्लांट की स्टोरी अभी अभी न्यूज़ में चल रही है, ओके। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर मिनरल्स की माइनिंग कर सकती है। डोरा ट्राइब यहाँ पर रहा करती है। डोरा ट्राइब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर पिटिशन डाली 1997 में और केस को जीता। वोन अ लीगल बैटल अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज टू सेव देयर विलेज फ्रॉम माइनिंग। इन्होंने अपने विलेज को माइनिंग मुक्त करा दिया कि स्टेट का और यहाँ पर आप देखो कि प्राइवेट कंपनीज का कोई भी रोल नहीं होगा, सिर्फ ट्राइबल्स का अधिकार यहाँ पर होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कही थी। इस जजमेंट को यहाँ पर पॉपुलरली समाता जजमेंट के नाम से जाना गया, आफ्टर द नेम, जो कि नॉन प्रॉफिट जिन्होंने लोगों की हेल्प की, ओके, उनके नाम पर समाता जजमेंट के नाम से जाना गया। यट ओवर 2 डिकेड्स लेटर, 20 साल लगभग यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर रहने वाले रेसिडेंट्स हैं वहाँ पर अभी भी स्टेट के साथ फाइट कर रहे हैं। स्टेट के अंदर कैल्साइट के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल है और सॉइल ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ओके। और इसके बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसकी माइनिंग अभी भी यहाँ पर जारी हो रही है। तो यहाँ पर आपको जस्ट इतना जानना था कि हाँ भाई केस क्या था, क्या चीज़ सिचुएशन में चल रही है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था डेस्पाइट लीगल विन, जो कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 1997 में हासिल की। 3 ट्राइबल विलेजेस जो कि फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में पड़ रहे हैं, स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश, आर स्टिल फाइटिंग डेस्पाइट, ये आपके केस को जीत चुके थे, द स्टेट टू सेव देयर लैंड फ्रॉम माइनिंग। कैल्साइट माइनिंग यहाँ पर की जा रही है, उससे अपनी जो लैंड है, ज़मीन है, उसको यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। ये आपकी ये चीज़ कवर हो गई। उसके बाद कोविड के 5-6 पेज यहाँ पर दिए गए थे, लाइक दिस टाइप ऑफ डाटा नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, ओके। उसके बाद मेन आर्टिकल आ जाता है जहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि 4.5 मिलियन ईयर्स, आप उम्मीद कीजिए कि ये कितने मिलियन ईयर्स यहाँ पर हो गए। इतने मिलियन ईयर्स मैन वुमेन चिल्ड्रन यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं वाटर को कलेक्ट करने के लिए इन अफ्रीका, ओके। पान कॉन्टिनेंटल शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है वाटर की, और ये एक डेली एक्सरसाइज है कि आप यहाँ पर बाल्टी लेकर के सिर्फ पानी का इंतज़ार करते हैं कि पीने के लिए पानी यहाँ पर मिल जाए, ओके। आप सोच करके देखिए, आप इनको अपनी जगह पर रख करके देखिए कि आप पूरे दिन बाल्टी लेकर सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमें पानी मिलेगा। क्या होगा आपकी पढ़ाई का, ठीक है, बाकी चीज़ों का क्या होगा, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि ये सिचुएशन बनी हुई है। अब यहाँ से आप देखो तो कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही काम की हैं। अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो वो बेसिकली क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपका हो सकता है कि नहीं, देखिए पूरे अफ्रीका के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अफ्रीका बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफ्रीका वाटर स्ट्रेस में जाता चला जा रहा है, तो आप बताइए कि किस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं या फिर क्या सुझाव आप यहाँ पर देना चाहते हैं, ये सब चीज़ें पूछा। एक पर्टिकुलर कंट्री को उठा करके बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, और कंट्री को उठा करके पूछे या अफ्रीका को, दोनों को एक ही तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अफ्रीका के ऊपर हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। पहले कंट्री की बात की गई है जिसका नाम है मेडागास्कर, और इस कंट्री के बारे में बताया गया है। 4th लार्जेस्ट आइलैंड्स आपको मिल जाएगा, ओके। और एड एजेंसी रिपोर्ट दैट समटाइम्स पीपल वंडर फॉर डेज फॉर हिटिंग फॉर वाटर पडल एंड व्हेन दे डू दिस इज अनदर बेटर टू हार्वेस्ट अ फ्यू लीटर ऑफ हंड्रेड्स गैदर टू द सेम पडल। तो यहाँ पर लोग मेडागास्कर में आपको मिलेगा कि लोग वाटर यहाँ पर नहीं पा रहे हैं और उसके लिए पूरा पूरा दिन उनको यहाँ पर वेट करना पड़ता है। इन द पास्ट 6 ईयर मेडागास्कर हैज़ रिपोर्टेड सेवरली डेफिसिट रेनफॉल्स। मेडागास्कर के अंदर डेफिसिट रेनफॉल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसकी वजह से पानी जो है वो पहले से ही कम है। इन द पास्ट 2 ईयर्स रेनफॉल 40% से रिड्यूस हुई है, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि रेनफॉल 40% से रिड्यूस हुई हो और उसके बाद आपके पास जो है वो वाटर सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक टर्म आती है वाटर इन्फ्लेशन, इसको आपको पता होना चाहिए। ये एक न्यू इकोनॉमिक टर्म है और पूरी दुनिया में फेमस होती चली जा रही है।
पीपल ऑफन स्पेंड मोर ऑन वाटर देन एनीथिंग एल्स। तो इसको कहते हैं वाटर इन्फ्लेशन। लोग किसी और चीज़ यानी फूड से भी ज़्यादा पानी पर खर्च कर रहे हैं। इन द सदर्न रीजन ऑफ द कंट्री, मेडागास्कर की बात हो रही है, विच इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द ऑनगोइंग ड्रॉट्स, फार्मर्स स्पेंड हाफ ऑफ डेली अर्निंग्स ऑन वाटर। तो आधे से ज़्यादा अर्निंग्स जो हैं वो सिर्फ वाटर पर ही खर्च की जा रही है कि पीने के लिए एक सेफ पानी यहाँ पर मिल जाए। ये तो हो गई आपकी कंट्री स्पेसिफिक, जो कि मेडागास्कर की बात यहाँ पर हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें पैन अफ्रीका प्रॉब्लम, तो ये पूरी अफ्रीका की प्रॉब्लम यहाँ पर है। मेडागास्कर तो सिर्फ इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, पूरे अफ्रीका में ये मेन डेवलपमेंट चैलेंजेस के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। और प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर टू ऑल, यही इनका मकसद रह गया है कि पूरे जो कॉन्टिनेंट है उसको पीने के लिए पानी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाए। अगर हम देखें यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एडुकेट ग्लोबल वाटर रिस्क मैपिंग टूल के हिसाब से, अफ्रीका इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कॉन्टिनेंट। अफ्रीका पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कॉन्टिनेंट है। पूरा अफ्रीका जो देखें, अगर हम अफ्रीका की 1/3 पॉपुलेशन ड्रोट प्रोन एरियाज़ में है जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। इसके अलावा अफ्रीका में 1695 डिज़ास्टर ऐसे हुए हैं जो कि वाटर रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड यहाँ पर हैं, जिससे इतनी डेथ हुई हैं और इतना लॉस हुआ है। इतना सब डिटेल में नहीं जाना, ठीक, ये चीज़ आपको मिलेगी। उसके अलावा 95% ऑफ दैट ड्यू टू द वाटर आपको मिल जाएंगी। द हाईएस्ट ह्यूमन लॉस ड्यू टू द ड्रॉट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सब सहारन अफ्रीका हो, वहाँ पर भी यही सिचुएशन है। 90% जो रूरल पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर जो है वो रेनफेड आपको मिल जाएगी। और उसके लिए आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो ये चीज़ें। इसके अलावा जो पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो एक प्राइज्ड कमोडिटी है अफ्रीका के अंदर, स्पेशली इन सब सहारन अफ्रीका के अंदर। ओके, तो प्राइज्ड कमोडिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मोर देन 400 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर की जो एक्सेस है वो भी यहाँ पर नहीं है। इन द पास्ट क्वार्टर कंट्री द रीजन्स पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड, और ऊपर से पॉपुलेशन भी यहाँ पर डबल हो गई है। तो एक्सेस टू वाटर हैज़ प्रोग्रेस्ड बाई जस्ट 20%। और ये आपकी वाटर प्रोग्रेस मतलब वाटर अवेलेबिलिटी इतनी तेज़ी से यहाँ पर नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ यहाँ पर हो रही है। ओके, पॉपुलेशन पर भी डाटा दिया गया है फिर कि 66% इंक्रीज़ यहाँ पर हुआ है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपको मिलेगा कि सब सहारन अफ्रीका के अंदर टोटल अगर आप देखें तो 40 बिलियन आवर्स एक साल में यहाँ पर सिर्फ वाटर को कलेक्ट करने में ही खर्च हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा दिस इज़ इक्विवेलेंट टू द ईयर्स वर्थ ऑफ लेबर बाय द एंटायर वर्कफोर्स ऑफ फ्रांस। ये ऐसा तुलना की गई है कि फ्रांस में जितना लेबर वर्क करती है उतना ये लोग वाटर को कलेक्ट करने में टाइम खर्च कर देते हैं। ओके, ये चीज़ मिलेगी। लिखा हुआ है वन क्राइसिस टू मैनी, अफ्रीका इज कोट इन ए वर्टेक्स ऑफ पॉवर्टी। देखिए, जब पानी नहीं होगा तो ये पॉवर्टी की समस्या भी मिलेगी, डिजीज़ भी होंगी, और वाटर की समस्या तो पहले से ही यहाँ पर चल रही है। ओके, तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वाटर की कमी के कारण अफ्रीका की लगभग 5% जीडीपी पूरे आपका ख़त्म हो जाती है, ठीक है, लॉस्ट हो जाती है। द मीना यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है वाटर स्केर्सिटी के कारण, लगभग 6% से लेकर के 14%। कट का निशान लगा दिया मैंने यहाँ पर, आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी बट प्रॉब्लम्स को आपको समझना है। ये आर्टिकल आपको पढ़ना भी नहीं है, ये आर्टिकल में आपको सिर्फ 2-4 पॉइंट ऐसे यहाँ पर याद में रखने हैं, अपने आप दिमाग में आएंगे कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, बट मोर देन डैट इट हैज़ पुश्ड अफ्रीका इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वाटर एंड डिजीज़। देखिए, वाटर की अगर कमी होगी तो फिर आप किस तरीके का पानी पियोगे, ठीक है, ये आप पैसे बचाने के लिए कुछ गलत तरीके का पानी पियोगे। ओके, उससे आपकी हेल्थ वगैरह इम्पैक्ट होगी, और उससे आपके जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ेंगे, और ये तरीके की साइकिल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, और जो कि पॉवर्टी, वाटर, डिजीज़ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक है, उसका अपना अफ्रीका वाटर विज़न है 2025 तक का। उन्होंने भी ये बात कही है कि हम वाटर पॉलिसीज़ को सेव करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। अब प्रोग्राम चलाएंगे पूरे अफ्रीका के अंदर कि वाटर सैनिटेशन जैसी जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दिया जाए। एक्सट्रीम पॉवर्टी भी यहाँ पर ना हो, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो ये हेल्थ बर्डन भी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर वाटर क्राइसिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो, ठीक है, ये चीज़ मिलेगी। उसके अलावा आप 2-4 पॉइंट और यहाँ पर देख सकते हो। इन जाम्बिया अगर एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, द डिजीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी यानी हेल्थ डिपार्टमेंट ने हाईलाइट किया है कि डायरिया के केसेस यहाँ पर लगातार
बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। डायरिया के केसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आफ्टर दे फाउंड वाटर टेंटेड विद द फीकल मैटर, वाटर के अंदर फीकल मैटर के ट्रेसेस यहाँ पर देखने के लिए मिले इन द 7 टाउनशिप ऑफ कैपिटल सिटी लुसाका। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर आप याद रखो कि हेल्थ बर्डन किस तरीके से बढ़ेगा, डायरिया के केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ड्यू टू द जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, बहुत सारी अफ्रीका की कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के कारण हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। फ्लोराइड और आर्सेनिक और क्लोराइड जैसी कंडीशंस इंडिया में भी देखने के लिए मिलती हैं, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एरिया। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर है वो भी अनफिट है फॉर द कंजम्पशन, बिना ट्रीटमेंट के उसका कंजम्पशन करना बेवकूफ़ी होगी। ओके, लेकिन यही चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि होता है। ओके, फॉलोइंग 3 कंजिक्यूटिव फेल्ड रेनी सीजन, 3 कंजिक्यूटिव फेल्ड रेनी सीजन दिख गए हैं, यानी कि बारिश जो है बिलो एवरेज देखने के लिए मिली है। और 20 मिलियन पीपल जो कि ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर हैं, सम ऑफ द वर्स्ट फूड सिक्योरिटी भी देखने के लिए मिल रही है। वाटर नहीं होगा तो फूड कहाँ से होगा, ठीक है, ये बात भी सोचने की है। पिछले 35 साल से ये हालत आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें द शबेला जुबा रिवर बेसिन, ऑल्सो नोज एज द ब्रेड बास्केट ऑफ सोमालिया, यहाँ पर भी रेनफॉल जो है वो लोएस्ट हुई है। आप देखिए, किसी जगह को आप ब्रेड बास्केट ऑफ सोमालिया नाम देते हो तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भारी मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं दिख रहा है। ओके, ये चीज़ समझ में आएगी। फिर वॉर फॉर वाटर भी एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर उभर करके आई है। मतलब मतलब कंट्रीज आपस में वाटर के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। अफ्रीका के अंदर कई बड़ी रिवर्स भी हैं, लाइक अगर हम बात करें लेक चाड की तो उसका अपना यहाँ पर बेसिन है, और नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून जैसी कंट्रीज से होकर के गुजरता है। 1980 से लेकर के यहाँ पर आप देखोगे कि कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन चल रही हैं। 90% तक जो वाटर है वो ख़त्म हो चुका है, और 1960 से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कंट्रीज़ आपस में लड़ाई करते हैं कि ये पानी हमारा, ये पानी हमारा। एक सबसे बड़ा इशू जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे वो है ग्रांड रेनिसेंस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, जो कि इथोपिया के द्वारा सेटअप किया गया। ये एक डैम है, इथोपिया ने नाइल रिवर पर यहाँ पर डैम बनाया, और 2011 से डिस्प्यूट शुरू हो गया इजिप्ट, सूडान, इथोपिया के बीच में कि नाइल रिवर का पानी आपका जो इजिप्ट है वहाँ पर आना कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये वॉर है? ऐसे ही तुर्काना लेक में भी यही है, केन्या और इथोपिया के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है 2016 से। ओके, लेक तुर्काना 90% वाटर इसका जो है वो आपका डिमिनिश होने लगा है। ओके, टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं, रेनफॉल्स रिड्यूस हो रही हैं इसकी वजह से। विक्टोरिया लेक भी, एक तो एग्जाम्पल याद रखो, मेजर एग्जाम्पल नाइल रिवर का आप याद रखोगे तो 250 वर्ड आराम से खींच लोगे, ठीक है। लेक विक्टोरिया का एग्जाम्पल है, ऐसे ही लेक एडवर्ड है, लेक नयासा है, कोंगो बेसिन में भी यही है, बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं 1960 से। ओके, नाइजर रिवर का बेसिन भी इसी तरीके से है। द अदर सच प्रोटेक्टेड कन्फ्लिक्ट इन ओवर लेक विक्टोरिया की अगर हम बात करें, 1989 से लेक विक्टोरिया पर आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। द लेक्स बेसिन हैज़ बीन द वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन। तो कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन सबसे ज़्यादा है, कंट्रीज़ जो हैं वो लेक को लेकर के फाइट कर रही हैं कि फ़िश और वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो किसके यहाँ पर होने चाहिए। ओके, तो ये कन्फ्लिक्ट के कारण साइकिल और ज़्यादा विशियस हो जाती है। लेक विक्टोरिया में सिल्टेशन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, और हाई सेडिमेंटेशन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो अपर कैचमेंट एरियाज़ हैं या फिर एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन है वहाँ पर इरोजन को भी चेक नहीं किया जा रहा है। डैम्स की चेकिंग भी यहाँ पर लगातार होनी चाहिए। उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लाइक हार्वेस्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे फॉरेस्ट भी यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो उसकी शोर लाइन है, जो उसकी बेसिकली बैंक है, वो भी यहाँ पर जो है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसे ही तंजानियन साइड में भी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेटअप हो गई हैं, जिससे कि लेक पॉल्यूट हो रही है। और कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं, फिश फैक्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल मिल्स, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग लेक विक्टोरिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, ये वाली लेक आप अगर देख रहे हैं तो ये लेक विक्टोरिया है। और लेक विक्टोरिया के अंदर मोस्टली जो अगर हम वाटर की बात करें तो तंजानिया से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी देखने के लिए मिलता है। और कुछ रिवर्स हैं लाइक कागेरा है, सिमियू है, ग्रूमेटी है, मारा है, ऐसी सब छोटी छोटी रिवर्स भी यहाँ पर हैं जो कि इसको पानी यहाँ पर प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन साइनाइड वगैरह और मरकरी वगैरह जैसी जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उससे प्रीशियस मेटल्स की रिकवरी करने के लिए ये सब काम किया जाता है। ओके,
तो उससे भी हैवी मेटल्स आपकी वाटर के अंदर जाती हैं, जो कि एक मेजर सोर्स पोल्यूशन का बन जाती हैं। हैवी मेटल पोल्यूशन अपने आप में पूरी दुनिया में चुनौती बना हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी। उसके अलावा लिखा हुआ है पार्स्ड कॉन्टिनेंट, पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो चुका है। वाइल क्लाइमेट चेंज एक्सरबेट वाटर क्राइसिस सिचुएशन इन अफ्रीका, गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर भी एक दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लिमिटेड पॉइंट्स अब आपके पास हैं लिखने के लिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है। इन्वेस्टिंग इन नेचर एंड मैनेजिंग दीज रिसोर्सेज, ओके। एक तो नेचर इंटेंसिव जो आप यहाँ पर देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऊपर से आप देखो अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल के पैटर्न्स यहाँ पर ख़राब हुए हैं, रेनफॉल यहाँ पर कम होनी शुरू हो गई है, फ्लड के रिस्क यहाँ पर बढ़ गए हैं, इरेटिक नेचर में हो रही है, ड्रॉट्स भी यहाँ पर आने लगे हैं, ओके। तो उनको इस तरीके से यहाँ पर कम किया जा सकता है। फिर एविडेंस शोज विदाउट वेटर शेयरिंग, बिना वेटर शेयरिंग के, मैनेजमेंट के, इन्वेस्टमेंट के, मिलियंस ऑफ रीजन्स रेसिडेंट क्लाइमेट चेंज के रिफ्यूजीज़ यहाँ पर बन जाएंगे, जिनको एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज़ कहा जाता है। और उनकी संख्या अगर यहाँ पर बढ़ी तो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड की ख़राब होगी, ना कि सिर्फ अफ्रीका की, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। और इसके अलावा डाउन टू अर्थ की ये भी चलती है, पूरी स्पेशल सीरीज चलती है यूपीएससी की, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक से आर्टिकल्स को उठाया जाता है। उसके अलावा ये आपका आर्टिकल आ जाता है, इसके अंदर सन, साल्ट एंड सैंड के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर बेसिकली एक कम्युनिटी है गुजरात के अंदर जिनका नाम है अगारिया कम्युनिटी। ये साल्ट जो है उसकी माइनिंग यहाँ पर करते हैं। बेसिकली अगर आप देखो कि साल्ट मैन्युफैक्चरर्स के रूप में ये जाने जाते हैं, और साल्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और उसके लिए पंप्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो वो पंप्स जो हैं वो सोलार पावर्ड से चलने वाले हैं, जिसकी वजह से अब इनकी जो फ्यूल कॉस्ट जो कि पहले से ही राइज हो रही थी वो अब यहाँ पर कम हो गई है। अब ये फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं करते, अब ये सोलर पावर्ड पंप्स का यूज़ करके सैंड साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करते हैं, ओके। तो ये आपकी न्यूज़ है, ये सब काम हो रहा है। लिटिल ग्रेट चेंज इन लिटिल रन ऑफ कच्छ, ओके। तो LRK इसको यहाँ पर कहा जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साल्ट का पूरी दुनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद। और रिटिल रन ऑफ कच्छ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर है अगारिया कम्युनिटी, जो कि साल्ट फार्मर्स के नाम से जाने जाते हैं। 30% ऑफ इंडियाज़ इनलैंड साल्ट यहीं पर ही प्रोड्यूस होता है, ओके। अगारिया जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साल्ट को अंडरग्राउंड ब्राइन के ज़रिए, ओके। डेट हैज़ एक्सटेंसिव रिजर्व इन द रीजन, और ये आपका हो पाया है पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो जिसकी वजह से ये आपका अंडरग्राउंड ब्राइन एक्टिविटीज़ चल पाती हैं, जिसकी वजह से साल्ट का प्रोडक्शन यहाँ पर हो पाता है। एक नॉन प्रॉफिट ने इस कम्युनिटी के साथ मिलकर के 2008 से सोलार पंप्स यहाँ पर लगाने शुरू किए। और आप देखोगे कि 80% जो रेसिडेंट्स हैं उनके पास अब एक सोलार पंप यहाँ पर अवेलेबल करा दिया है नॉन प्रॉफिट के ज़रिए, और जिसकी वजह से आप देखोगे कि इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो गई है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेगा। तो LR की टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो लिटिल रन ऑफ कच्छ 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, शोशर शेप्ड रीजन है, और बेसिकली डेजर्ट रहता है, 8 महीने डेजर्ट रहता है और 4 महीने यहाँ पर आप देखोगे तो डेजर्ट नहीं होता है। इट बिकम्स अ ब्रैकिश वाटर लेक इन द 4 मंथ इन द साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये जो रीजन है वो ब्रैकिश वाटर लेक में कन्वर्ट हो जाता है। और 11 रिवर हैं सौराष्ट्र से, नॉर्थ गुजरात से, राजस्थान से यहाँ पर आकर के मिलती हैं, अरेबियन सी में एंटर करने से पहले ये इस चीज़ को फिलअप कर देती हैं, ओके। तो ये जो आपका रीजन है ये 5 डिस्ट्रिक्ट गुजरात की उनसे घिरा हुआ है, और एक वाइल्ड सेंचुरी भी है जो कि एंडेमिक वाइल्ड एस को कंजर्व यहाँ पर करती है। टेम्परेचर वेरी करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री टू द 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। और ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको LR के टोपोग्राफी के बारे में पता होने चाहिए थे, ठीक है। आर्टिकल में कुछ खास नहीं, बस यही चीज़ है। और कार्बन इमिशन भी कम होंगे, फ्यूल कॉस्ट भी कम होगी, और ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ड्यू टू द इमिशन यहाँ पर होती, फ्यूल के इमिशन से जो भी होती वो भी यहाँ पर कम होंगी, तो हेल्थ कॉस्ट भी आपको कम देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा लिखा हुआ है फॉर ए सस्टेनेबल फार्म सेक्टर, इंडियन फार्मिंग सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं, उसके ऊपर आर्टिकल है, सही है। इसको यहाँ पर देखते हैं। ए लुक एट स्ट्रेटजी एंड पाथवे, जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट बनाया जा सके क्लाइमेट चेंज से, और हेल्प की जा सके कि COP26 की जो कमिटमेंट है वो फुलफिल हो सकें। COP26 के अंदर पंचामृत नाम का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया, जो कि एक 5 फोल्ड स्ट्रेटजी के रूप में है।
ओके, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये रहे वो पांचों पॉइंट जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, और अगर आप देखें तो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी से लेकर के आना है 2030 तक। 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेकर के आनी है 2030 तक। 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन रिडक्शन करना है 2030 तक। कार्बन इमिशन इंटेंसिटी बाय जीडीपी 45% रिड्यूस करनी है 2030 तक। और नेट ज़ीरो इमिशन लेकर के आना है 2070 तक। ओके, ये सब हमने वादे किए थे। इसके अलावा इंडिया और 26 अदर कंट्रीज़ ने एक डॉक्यूमेंट भी साइन किया जिसका नाम था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा एट द समिट। और इसके अंदर जो हमारे फूड सिस्टम्स हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको हम रोकने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। इसके अलावा और चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 14% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन यहाँ पर होता है। और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में एनर्जी सेक्टर से सबसे ज़्यादा आता है 75%, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से 8% आता है और वेस्ट से 2.7% आता है। तो आप समझिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर से 14% कंट्रीब्यूट यहाँ पर होता है। ओके, अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही यहाँ पर फोकस करें और यहाँ पर 14% जो है इसको डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है आपका ड्यू टू एंट्रिक फर्मेंटेशन। जो आपके जो बोवाइन एनिमल्स हैं जो आपके फूड को यहाँ पर कंज्यूम करते हैं उनके अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसको एंट्रिक फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से CH4 जैसी गैसेस वातावरण में रिलीज होती हैं। ओके, इसके अलावा राइस कल्टीवेशन से भी ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर जो अप्लाइड किए गए हैं इन द एग्रीकल्चर सोइल वहाँ से भी रिलीज होते हैं। मैन्यूअर मैनेजमेंट से भी रिलीज होते हैं क्या ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर रेसिड्यू की बर्निंग से भी आपकी ये चीज़ें रिलीज़ होती हैं। अब इतनी प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कट करने के लिए हमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर अपनानी पड़ेंगी। ओके, इंडिया ने कई सारी अप्रोचेज़ अपनाई भी हैं कि ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसी क्लाइमेट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाए जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लाइमेट रेजिलियंट बना सके। और इसके लिए हमने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी लॉन्च किया था। और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पार्ट हो जाता है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में लॉन्च किया गया था। ओके, इसका फोकस अगर आप देखें नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्टेनेबल बनाना है और जो रिस्क अराइज हो रहे हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के कारण उनको यहाँ पर कम करना है। इसके लिए ICAR जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स सिस्टम्स जो कि फ्रेंच का एक बेसिकली पब्लिक एग्रीकल्चर इनोवेशन नेटवर्क है, इंक्लूडिंग अलग तरीके के, और आप देखोगे कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इन सभी ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर डेवलप की हैं जो कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं और इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती हैं कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट इसके ऊपर ना पड़े एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर को। और पहला दिया गया है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, अभी हम बेसिक बात करें तो राइस और व्हीट कंट्री में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगता है। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ राइस और व्हीट पर फोकस ना करके अपनी जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसको डाइवर्सिफाई यहाँ पर किया जाए। और ये अनसस्टेनेबल है अगर आप सिर्फ राइस और व्हीट का ही प्रोडक्शन करते हो, इससे आपकी जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी यहाँ पर ख़राब होती है, साथ ही साथ न्यूट्रिशियस प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट यहाँ पर हो जाती हैं। तो ये चैलेंजेस यहाँ पर सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं अगर आप अपने फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करते हो तो। ओके, और अगर आप अपने क्रॉपिंग सिस्टम को डाइवर्सिफाई करते हो तो इससे हम क्या है कि इनकम बेस भी यहाँ पर प्रोटेक्ट रहता है फार्मर्स का। और इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो वो उनमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। सोरघम, मिलेट जैसी अगर हम फसलों को यहाँ पर उगाएंगे राइस फील्ड के साथ साथ तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा न्यूट्रिशियस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक मिलेट्स आप यहाँ पर उगाना शुरू करोगे तो। ओके, सच डाइवर्सिफिकेशन आपका इंक्रीज तो करता है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ द फूड सिस्टम। ओके, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ तो आपको मिलेंगी बट आपके जो इनपुट्स हैं वाटर, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, उनके अब वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन भी रिड्यूस हो जाते हैं। एक तकनीक आपको मिल गई डाइवर्सिफिकेशन की। दूसरी आती है एग्रो फॉरेस्ट्री की। आप अपनी फसल तो यहाँ पर उगा ही रहे हो, उसके अलावा आप अपने
जो खेत हैं वहाँ पर ट्री और क्रॉप एक साथ उगा सकते हो। एग्रीकल्चर भी करो, फॉरेस्ट्री भी करो, दोनों चीज़ें आप यहाँ पर साथ साथ करो। इससे आपको हाई डेंसिटी फ्रूट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, और इसमें ये भी आपके लिए एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये मिला। डाइवर्सिफिकेशन की एक और बात दी गई है कि डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप पल्स, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर में आप यहाँ पर उगाओगे, एक तीसरी टर्म बेसिकली है जिसका नाम है एग्रो इकोलॉजी, तो आप इसको अलग से ही कंसीडर कर लो। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहला आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया, दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, तीसरा एग्रो इकोलॉजी हो गया। मतलब एग्रीकल्चर में ऐसे मेथड्स को अपनाना जिससे इकोलॉजी को कम से कम नुकसान हो, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। डाइवर्सिफिकेशन इसका एक पार्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री इसका एक पार्ट है, एग्रो इकोलॉजी एक अपने आप में बड़ी टर्म यहाँ पर बन जाती है। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तीसरा, फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टू सक्सीड हेल्दी एंड डाइवर्सिफाइड डाइट्स नीड्स टू बी प्रमोटेड। अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो आपने जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप यहाँ पर की है उसका कंजम्पशन भी होना चाहिए, और इसके लिए जो इंडियन कंज्यूमर हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उनको उसके बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा। कंज्यूमर का इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसको न्यूट्रिशियस फूड फूड की जो है वो हैबिट यहाँ पर लगेगी। जैसा कि पेंडेमिक के दौरान भी ये चीज़ें नज़र आई, पॉजिटिव ट्रेंड देखने के लिए मिलेंगे हेल्दी फूड के, तो इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बढ़ेगा। इसके अलावा चौथी चीज़ आपको मिल जाएगी, रिडक्शन इन फूड वेस्ट। ओके, फूड वेस्ट का बेसिकली फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कंज्यूमर्स के लिए। और इन कैंपेन्स के ज़रिए जो गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि अगर आप फूड को वेस्ट करते हो तो जो फूड वेस्ट आपने किया उससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी होता है, साथ ही साथ जो फूड इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर क्रिएट होती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, ये जो टर्म यहाँ पर हमने यूज़ किया एग्रो इकोलॉजी, इसके बारे में और डिटेल में यहाँ पर बताया गया है एग्रो इकोलॉजी अप्रोचेस। एग्रो इकोलॉजी की मैंने बताया ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर में ही सब कुछ आता है। तो मीथेन इमिशन होते हैं राइस फील्ड से, नाइट्रस ऑक्साइड के भी इमिशन देखने के लिए मिलते हैं, नाइट्रोजन की लीचिंग के कारण यूट्रोफिकेशन जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर्स का। ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये सब एग्रीकल्चर के लिए हानिकारक साबित हुआ है। तो एग्रो इकोलॉजी के अंदर इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाता है कि ये ना हो जब हम एग्रीकल्चर यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाती है, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ओके, जिससे कि आप जो है वो इकोसिस्टम में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी आप यहाँ पर कर पाते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। छठी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मैनेजिंग क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है, तो क्रॉप जो रेसिड्यू आपका यहाँ पर है उसको बर्न ना करें। बर्न करेंगे तो फिर आपको पता है डेली पॉल्यूशन जैसी समस्याएं हो जाएंगी, तो आप इसको बर्न ना करें। इसकी वजह से आपकी एक साइकिल क्रिएट होती है कि एयर अफेक्ट होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ जो बर्डन है वो यहाँ पर बढ़ता है, ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये आपका गलत है, इसको आपको नहीं करना। इसके अलावा आप हैप्पी सीडर हैं, बायो डिकम्पोजर्स हैं, ऐसी कुछ तकनीक यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसका नाम है सातवीं, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पर की जाती हैं, तो वो भी आपकी गलत हैं। इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। हमें पॉलीकल्चर की तरफ जाना है, और एक ही फील्ड के अंदर कई तरीके की चीज़ें यहाँ पर अगर उगाई जाएँ, तो अगर एक फसल के अंदर पेस्ट यहाँ पर लग जाता है तो आपकी सस्टेनेबिलिटी और इनकम भी यहाँ पर बनी रहती है। ओके, ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो गई। और उससे आगे अगर हम बात करें, आप कर सकते हो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। आठवां पॉइंट यहाँ पर है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में फोकस किया जाता है नो टिलेज पर। मतलब आप जो है वो ज़मीन को ज़्यादा डीप तक ना खोदें यहाँ पर। ओके, मशीनरी का यूज़, हैवी मशीनरी का यूज़ यहाँ पर ना करें, क्रॉप रोटेशन का यूज़ करें, इन सेतु क्रॉप हार्वेस्ट रेसिड्यू मैनेजमेंट करें, मल्चिंग बिल्कुल ज़रूरी है, ज़ीरो टिलेज होनी चाहिए। ओके, ये सब कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं जो कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर में आपको करने होते हैं। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, इसके अलावा एक नौवीं प्रॉब्लम है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपका एनपीके रेशियो है वो यहाँ पर बिगड़ जाता है। और जब आपका एनपीके रेशियो बिगड़ता है तो मैक्रो और माइक्रो टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो बेसिकली अमाउंट है वो यहाँ पर इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक आपका वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड्स वो बढ़ जाती है क्योंकि आपने एक्सेसिव नाइट्रोजन यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके अलावा नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में चला जाता है, नाइट्रेट आपकी पॉइजनिंग हो जाती है। ओके, नाइट्रेट पॉइजनिंग अपने आप में एक टर्म है। अमोनिया पोल्यूशन भी यहाँ पर हो जाता है, यूट्रोफिकेशन की समस्याएं हैं, एल्गल ब्लूम की समस्याएं हैं। ओके, ये सब स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है, एक बार में पढ़ के ख़त्म किया जाता है।
सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी यहाँ पर चलाई है, जिससे साइट स्पेसिफिक नीड बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जा सके सस्टेनेबिलिटी के लिए और सॉइल के कंजर्वेशन के लिए। ये चीज़ हो गई। 10वीं प्रैक्टिस जो आप यहाँ पर अपना सकते हो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो और नेचुरल वे में फार्मिंग का एक अच्छा तरीका है। इससे प्रॉफिटेबिलिटी होती है, फार्मर की इनकम बढ़ती है, हालांकि यील्ड कम हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड यहाँ पर कम हो जाती है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस हो जाते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, कई जगहों पर ये यहाँ पर की भी जा रही है। इसके अलावा एक टर्म और निकल के आई जिसको कहते हैं नेचर पॉजिटिव एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, और इसके जरिए आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम कर सकते हो। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, अपना जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको रीजनरेट करना है, उसको इस तरीके का बनाना है कि वहाँ से एनवायरमेंटल फ्रेंडली ही बेनिफिट्स निकल करके आएँ और किसी तरीके के बेनिफिट्स ना आए। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो या फिर ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं आप उनका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा वाटर यूज़ एफिशिएंसी को आपको इंक्रीज़ करना होगा, मतलब कम से कम पानी दें और पूरा काम यहाँ पर हो जाए। तो 12वीं जो आप चीज़ें अपना सकते हो वो यही है। क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर पहले से ही रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं, पीने के लिए भी फ्रेश वाटर कम हो रहा है। इंडिया के अंदर 80% जो टोटल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको माइक्रो इरीगेशन प्रैक्टिसेस लाइक स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन जैसी तकनीकों को अपनाना पड़ेगा। साथ ही सरकार ऐसी कई सारी स्कीम्स भी चला रही है, प्रोग्राम्स भी चला रही हैं, जिसकी मदद से आप वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, लाइक कृषि सिंचाई योजनाएं, जिसके अंदर आपको मेथड मिल जाएगा जिसका नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, ये मेथड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा राइस इंटेंसिफिकेशन करना है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है, डायरेक्ट सीडेड राइस है, फ्यूरो इरिगेशन है। ये सब कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनके ज़रिए आप अपना जो वाटर कंजम्पशन है उसको यहाँ पर कम कर सकते हो एक एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। पर क्रॉप मोर ड्रॉप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ है। कम से कम पानी आप यहाँ पर दीजिए, क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यहाँ पर उगेगी। ये कुछ तकनीक्स हैं जो कि आपको कभी और यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ओके, हालांकि इसमें से मैं डायरेक्ट सीडेड राइस एग्रीकल्चर वगैरह में पढ़ा भी चुका हूँ। उसके अलावा इन सेतु सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन कर सकते हो। आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ही जो मिट्टी के अंदर आपकी नमी है, मॉइस्चर है, उसको ख़त्म ना होने दिया जाए, उसको बरकरार रखा जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहेगा और आपको दोबारा से पानी अप्लाई यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, लाइक मनरेगा स्कीम है, कृषि सिंचाई योजनाएं जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर भी फोकस करती हैं, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ के रिवाइवल पर फोकस करती हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने पर फोकस भी यहाँ पर करती हैं। ओके, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सरकार ने स्कीम चलाई हुई है, लाइक आप देखो कुसुम स्कीम यहाँ पर मिल जाएगी, फार्मर्स जो कि डीजल युक्त इंजन का यहाँ पर दिया भी गया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम है, और इसके अंदर जो इरिगेशन पैटर्न है वो किसानों का चेंज करना है, उसको एक्सेस प्रोवाइड करानी है। साथ ही साथ जो इरिगेशन पंप्स यहाँ पर फॉसल फ्यूल बेस्ड लगे हुए हैं उनको सोलर पावर्ड बेस्ड यहाँ पर लगाना है, और ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा सब्सिडाइज्ड एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ओके, और सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ओके, ताकि ये चीज़ें भी आपकी चलती रहें। तो ये आपको पॉइंट इतना यहाँ पर याद रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर। उसके अलावा आप डिजिटल एग्रीकल्चर पर फोकस कर सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन वगैरह का यूज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए नई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा सकते हैं। और डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में तो कुरुक्षेत्र की आप मैगजीन देखिएगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम से, जनवरी 2022 की मैगजीन है, बहुत सही है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र मैगजीन आपकी इस तरीके से हेल्पफुल होगी। स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर है, डिजिटल एग्रीकल्चर पर ही पूरा फोकस है। रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आपका ज़रूरी है। तो किस तरीके से नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ बनाई जाए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बायो फोर्टिफिकेशन किया जाए। ओके, नई टेक्नोलॉजीज़ जो कि सूटेबल हो। ओके, ये सब काम यहाँ पर किया जाए। एग्रीकल्चर रिसर्च अभी बढ़ाने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों पर अगर आपने फोकस किया तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रेन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम कर सकते हैं,
टेम्परेचर का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री है उस वो भी एक कार्बन इमिशन का एक बड़ा स्रोत है, वहाँ से भी आप देखोगे कि मीथेन के बड़े रिसोर्सेज निकलते हैं, तो उसमें भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर में अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट के जरिए, रिसर्च के जरिए, इनोवेशन के जरिए इन चीज़ों को सोल्व किया जा सकता है। नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी जैसे जो टूल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर करने में इमिशंस को, जिससे उनके टारगेट्स को हासिल किया जा सके, जो भी आपने टारगेट यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे कि इस तरीके से आप COP26 के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को एग्रीकल्चर के ऊपर कम किया जा सकता है। और इसी के साथ आपकी ये मैगज़ीन यहाँ पर एंड होती है। मैगज़ीन में बहुत कुछ था, आप देखो कि काफ़ी बड़ी यहाँ पर हो गई। ओके, और इतना आपको इस मैगज़ीन के अंदर से पढ़ना था। अगर आपको ये सही लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। वाटर इन्फ्लेशन क्या है आप आराम से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया में क्रिएट हो सकता है अगले 10 साल में, अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।